नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो ओल्ड एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही थी, क्लास का था 8th क्लास की, तो उसके 11वें अध्याय को देखेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से हम क्या पढ़ेंगे, मानसून के बारे में देखेंगे कि भारत की जलवायु है वो कैसी है। तो मानसूनी जलवायु है, तो उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। साथ में मानसूनी जलवायु में किस तरह की वनस्पति होती है उसके बारे में भी यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखा होता है क्या, कुछ परिभाषाएं। तो मानसून क्या है उसके बारे में कुछ बताया गया है यहाँ पर। तो मानसून क्या है, एक बड़े भूभाग पर पवनों का क्या है, पूर्ण उत्क्रमण। उत्क्रमण का मतलब क्या है, डायरेक्शन चेंज हो जाना, जिससे ऋतुओं में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो आपको पता है कि भारत का ये मान लो अगर मैप है, तो जब मानसून नहीं होता है तो वर्ष में पवनें कैसे चलती हैं, इधर से इधर की ओर चलती हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया। तो पवनों की दिशा होती कैसी होती, उत्तर पूर्व होती है। वहीं जब मानसून आता है तो मानसून में ये पवनों का क्या हो जाता है, उत्क्रमण हो जाता है, यानी कि उनकी दिशाएं चेंज हो जाती हैं। और कैसे बहती हैं ये आपका पश्चिम हो गया, और इधर क्या हो गया आपका, दक्षिण हो गया। तो दक्षिण पश्चिम, यानी कि दक्षिण पश्चिम में हवाएं ऐसे चलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यही क्या हो जाता है आपका मानसून हो जाता है। मानसून का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, जो मौसमी हवाएं हैं उनमें क्या हो, उनकी दिशा में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि विपरीत हो जाएंगे। यही लिखा हुआ पूर्ण उत्क्रमण हो जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। सन्मार्गी पवनें। तो सन्मार्गी पवनें क्या होती हैं, सन्मार्गी पवनें होती हैं जो हमेशा एक ही दिशा में चलती रहती हैं। ठीक है, और इनका नाम क्या होता है, आप अगर देखेंगे, ये मान लो आपका पृथ्वी हो गया। ठीक है, ये इक्वेटर यानी 0 डिग्री हो गया, ये 23 डिग्री यानी 23.5 डिग्री हो गया, ये आपका 23.5, और इधर हो गया ये। तो इन यानी 23.5 डिग्री और इक्वेटर के जो बीच में पवनें चलती हैं, उनकी दिशा हमेशा क्या होती है, एक जैसी रहती है। अगर हम उसको ग्लोब लेवल पे देखेंगे, इनको क्या बोलते हैं, सन्मार्गी पवनें भी बोलते हैं, और दूसरा नाम क्या है इनका, व्यापारिक पवनें। और इंग्लिश में क्या नाम है, एक ही नाम है क्या, ट्रेड विंड। तो हमेशा आप इंग्लिश में याद रखिए, ट्रेड विंड होती है ये। तो ये क्या है, उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध से विषुवती निम्न दाब कटिबंध की ओर एक ही दिशा में चलने वाली पवनें, यही क्या कहलाती हैं, सन्मार्गी पवनें होती हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था क्या, जब कि पवनों की दिशा होती कैसी है। तो पवन कैसी चलती है, हाई प्रेशर से चलेगी लो प्रेशर की ओर। ठीक है, और हाई प्रेशर कहाँ पे होगा, जहाँ पे लो टेम्परेचर होगा, यानी कि तापमान अगर कम होगा तो वहाँ पे जो है प्रेशर हाई हो जाएगा। और जहाँ पे हाई टेम्परेचर यानी तापमान अधिक है तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, यानी उल्टा होता है, विपरीत। तो ऐसे ही आपको पता है, यहाँ पे सूरज है तो वर्ष भर क्या होती, गर्मी होती है 0 डिग्री अक्षांश पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा, इसके कंपेयर में, इसके सापेक्ष में। फिर ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा। तो हवाएं कैसे चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी इधर की ओर चलेंगी। तो यही पवनें क्या होती हैं, सन्मार्गी पवनें होती हैं। और कोरियालिस बल की वजह से क्या हो जाएगी, पवनें अपने दक्षिण में हल्का सा क्या हो जाएगी, दाहिनी ओर क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो हवाएं हमेशा ऐसे चलेंगी, उत्तर पूर्वी हवाएं चलती हैं। तो सन्मार्गी पवनों की दिशा क्या होगी, उत्तरी गोलार्ध में कैसी होगी, उत्तर पूर्व। ठीक है, ऐसे इधर की ओर चलेंगी जब, तो वो इस तरह से चलेंगी फिर ये। ठीक है, तो ये हो गया, ये सब हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, चलो आज यहाँ पे हमने उसको दोबारा बता दिया है आपको। चलिए अब देख लेते हैं, हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों में भूमि और वहाँ की जलवायु एक साथ लोगों के जीवन को क्या करती है, प्रभावित करती है। क्योंकि कहीं किसी भी स्थान के लोगों की जीवनचर्या या फिर दिनचर्या कैसी होगी, तो वहाँ पे किस प्रकार की भूमि है और किस प्रकार की जलवायु है, उसके प्रभाव में ही उनकी सारी जो है गतिविधियाँ क्या होती हैं, नियंत्रित होती हैं। तुम जानते हो कि विभिन्न स्थानों में इस देश का उच्चावच कितना विविध है। ठीक है, यानी कि कहीं कहीं पे तो बहुत ऊंचे ऊंचे पठार हैं, कहीं कहीं पे देश में मैदान हैं, और कहीं पर क्या है, पठार हैं। तो उच्चावच यानी जो रिलीफ होता है उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, विविधता है, यानी कि डाइवर्सिटी है। और इनकी दृश्य भूमियाँ कितनी सुंदर हैं, तो आपने देखा होगा
आप जाएंगे पर्वतीय क्षेत्र में तो वहाँ पे आपको जो वहाँ पे वनस्पति वगैरह होगी वो देखने में बहुत ही सुंदर आकर्षक लगती है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, दृश्य भूमि यानी कि लैंडस्केप। वह अनेक बातों में क्या है, विशाल है, चाहे वे उसके पर्वत हों और चाहे मैदान या पठार। उसके पर्वत और पहाड़ियाँ, झीलें और नदियाँ, पुलीन और लैगून क्षेत्र सारे क्या हैं, संसार के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यानी कि ये जो टूरिस्ट होते हैं, चाहे वर्ल्ड लेवल के हों चाहे देश के लेवल के हों, वहाँ पे वो ये सब चीज़ें आकर्षित करते हैं। जैसे वहाँ पर्वतीय क्षेत्र है तो पर्वतों में लोग घूमने के लिए आते हैं, पहाड़ियों पे जाते हैं, झील देखने जाते हैं, नदी वगैरह होती हैं। पुलीन का मतलब क्या हो गया, बीच, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, बीच। जो समुद्र तट होता है तो वहाँ पे आपको दिखाई देते हैं क्या, बीच होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, पुलीन। और लैगून क्षेत्र होते हैं। लैगून क्या होता है, मान लो आपका ये जो है ये तटीय क्षेत्र है और यहाँ पर बीच में क्या हो गया, कोई अवरोध आ गया, यहाँ पर कोरल रीफ या कुछ भी हो सकता है, तो इसके बीच में जो पानी भर जाता है, ये छिछला पानी यानी कम गहरा पानी होता है, इसी को क्या बोलते हैं, लैगून बोलते हैं। फिर तुम देखोगे कि उसकी स्थिति, आकार और विस्तार के अतिरिक्त उसके भौतिक लक्षण भी क्या है, उसकी जलवायु पर क्या करता है, प्रभाव डालते हैं। यानी कि जो किसी भी स्थान के जो है उसका आकार है, उसकी स्थिति है, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र होगा तो वहाँ पे अलग प्रकार की जलवायु होगी, मैदानी क्षेत्र होगा वहाँ अलग प्रकार की जलवायु होगी, पठारी क्षेत्र है तो वहाँ पे अलग जलवायु होगी। तो वही है कि वहाँ की जो भौतिक लक्षण होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ की जलवायु पे क्या करते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। अपने देश की जलवायु का अध्ययन और उसकी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्नता इस बात की ओर भी दृढ़ कर देती है कि हमारा विशाल देश वास्तव में क्या एक उपमहाद्वीप है। तो भारत को क्या माना जाता है, एक उपमहाद्वीप माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत ही ज़्यादा विविधता पाई जाती है, भौतिक विविधता बहुत ही अधिक है। जलवायु की इन विविधताओं के होते हुए भी तुम देखोगे कि विभिन्नताओं के लिए प्रसिद्ध इस देश को मानसूनों द्वारा जलवायु संबंधी एकता भी प्राप्त होती है। यानी कि भारत में जो बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है, कहीं पे पर्वत हैं, कहीं पे मैदान है, कहीं पठार है, और यहाँ की जलवायु भी बहुत अंतर होता है, लेकिन क्या है, पूरे ही देश में क्या है, मानसून क्या करता है, एक जोड़ता है, एक एकता की स्थापना करता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं विविधता में एकता। यानी कौन जोड़ता है, मानसून जलवायु जो होती है वो इसको जोड़ती है। अब भारत की जलवायु को देख लेते हैं। तो आपको पता ही होगा हमारे देश के कुछ स्थानों की जलवायु इतनी अधिक गर्म है, यानी बहुत ही ज़्यादा होती है वहाँ पर, कि धूप में ठीक से खड़ा होना भी क्या हो जाता है, वहाँ पे बहुत ही कठिन हो जाता है। यानी कि आप कुछ टाइम भी वहाँ पर नहीं खड़े हो पाओगे, इतनी ज़्यादा गर्म है वहाँ पर जलवायु। तो कुछ अन्य स्थानों की जलवायु कैसी, बहुत ठंडी है। तो कुछ स्थान ऐसे हैं जो बहुत ही गर्म है, यानी एक्सट्रीम हॉट, और दूसरे कुछ स्थान हैं वो क्या है, एक्सट्रीम कोल्ड हैं। कुछ स्थानों की जलवायु क्या है, सारे वर्ष सम रहती है। सम का मतलब एक जैसा रहना। जैसे आप जाएंगे मुंबई, तो मुंबई में क्या होगा, आपको हमेशा, आप जाड़े में भी जाएंगे तभी भी वैसी ही जलवायु मिलेगी, गर्मी में भी जाएंगे तो भी वैसी ही जलवायु मिलेगी, यानी एक जैसी ही वर्ष भर तापमान लगभग एक सा रहता है। ऐसे कुछ स्थानों की ग्रीष्म और शीत ऋतुओं के औसत तापमानों का अंतर जो है दिन और रात के तापमानों के अंतर से भी कम रहता है। यानी कि ठंड में अगर 23 डिग्री है तापमान औसत, तो गर्मी में कितना रहेगा, 24 डिग्री ही मुश्किल से रहेगा, ठीक है। यानी बहुत कम अंतर है, 1 डिग्री मान लो अंतर है। जबकि दिन और रात में क्या होता है, आप देखते हैं कि दिन में तापमान मतलब 24 डिग्री है तो रात में गिर के कितना हो जाता है, लगभग 20 डिग्री भी हो सकता है, और भी कम हो सकता है। तो यहाँ पे अंतर कितना आ गया, 4 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पर क्या, गर्मी और जाड़े में अंतर कितना, 1 डिग्री का ही है, और यहाँ पे दिन और रात में अंतर कितना है, 4 डिग्री का। तो वही यहाँ पे उसने बोला है, कुछ स्थानों की ग्रीष्म और शीत ऋतुओं के औसत तापमानों का जो अंतर है वो जो है दिन और रात के तापमानों के अंतर से भी क्या है, कम रहता है। इसका मतलब वहाँ की जलवायु कैसी रहती है, हमेशा एक जैसी रहती है। इसके विपरीत क्या है, भारत के जो है कुछ स्थानों की अति विषम जलवायु है। यानी कि वहाँ पे क्या होगा, गर्मी आएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ठंडी आएंगे तो बहुत ठंडा हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखेंगे मरुस्थलीय क्षेत्र जो है आपके, वहाँ पर आप इस तरह की जलवायु देखेंगे, ठीक है। भारत में क्या, जहाँ कुछ ऐसे स्थान हैं जो संसार के सबसे भारी वर्षा वाले स्थानों में सुप्रसिद्ध हैं,
वहाँ कुछ ऐसे स्थान भी हैं, यानी भारत में कुछ ऐसे स्थान भी हैं जो अपनी अत्यधिक शुष्कता यानी बहुत कम बारिश होती है वहाँ पर के लिए जाने जाते हैं। जैसे आपको पता है सबसे अधिक वर्षा होती है आपके मौसिनराम में होती है, ठीक है। तो मेघालय में स्थान है चेरापूंजी हो गया, मौसिनराम हो गया, ये ऐसे स्थान है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। फिर वहीं क्या है, कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहाँ पे वर्षा क्या है बहुत ही कम होती है, जैसे आपका जो मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। थार डेजर्ट जो राजस्थान के जो हैं हिस्से में फैला हुआ है मुख्य रूप से। फिर ऐसे लद्दाख हो गया, लद्दाख में भी क्या है वर्षा बहुत ही कम होती है, तो हमेशा शुष्कता रहती है वहाँ पर। देश के अनेक भागों में वर्षा होती है, परंतु कुछ में क्या होता है हिमपात भी होता है, यानी वहाँ पे बर्फ भी गिरती है और वह भी बहुत भारी मात्रा में। तो आप पर्वतीय क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे बर्फबारी होती है, हिमपात होता है। फिर इस अध्याय में दिए हुए तापमान और वर्षा के ग्राफ चित्रों का अध्ययन करो। तो यहाँ पे दे रखा होगा कि कहाँ पे तापमान कैसा है, कहाँ पे वर्षा कैसी होती है, वो हम देखेंगे। वे भारत के क्या है कुछ चुने हुए स्थानों के औसत मासिक तापमान और वर्षा को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो मैप में प्रदर्शित किया जाता है वो क्या होता है एक एवरेज होता है, यानी वर्ष भर में एक एवरेज निकाला जाता है, उसके आधार पर वो जो है मैप को तैयार किया जाता है। अब तुम प्रत्येक स्थान की जलवायु के बारे में दूसरे स्थान से तुलना करते हुए बतला सकते हो कि कहाँ पे अधिक वर्षा हो रही है, कहाँ पे कम हो रही है, कहाँ पे मध्यम हो रही है, कहाँ पे तापमान बहुत अधिक है, कहाँ पे बहुत कम है, कहाँ पे मीडियम है, ठीक है। इस तरह की आप चीज़ों को मैप में देख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर क्या है इन स्थानों में से जो स्थान आप मैप में देखेंगे स्थान की जलवायु सम है, ठीक है। अति विषम प्रकार की जलवायु वाले दो स्थानों के नाम बताओ। तो आप मैप में देख करके बताएंगे कि वहाँ पे कहाँ पे जो है जलवायु सम है, कहाँ पे विषम है। कौन से दो स्थानों में शीत ऋतु में अधिक वर्षा होती है, आपको प्रोजेक्ट दिया रहा है, ठीक है। इन स्थानों में कौन सा सबसे अधिक वर्षा वाला है, तो हमने आपको बता दिया सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मौसिनराम में होती है। और कौन सबसे अधिक शुष्क होता है, यानी यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। भारत के अधिकांश भाग में कौन से महीने वर्षा वाले होते हैं, तो ये आपको पता ही होगा। यहाँ उन कारणों का जानना रुचिकर होगा जो विभिन्न प्रदेशों की जलवायु में समानताओं तथा अंतरों के लिए उत्तरदायी हैं। यानी कि अगर तापमान अधिक है तो वहाँ पे तापमान अधिक क्यों है, तापमान कम है तो तापमान कम क्यों है, वर्षा अधिक है तो क्यों अधिक है, कम है तो क्यों कम है, अगर वहाँ की जलवायु विषम है तो क्यों विषम है, अगर जलवायु सम है तो क्यों सम है। तो हर चीज़ क्या है यहाँ पे साइंस है, ठीक है। तो आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे अगर ऐसा है तो उसका कारण क्या है, ठीक है। इस चैप्टर में उसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। अब हम देखेंगे इन्हीं कारणों को कि अगर कहीं पे तापमान अधिक है तो क्यों तापमान अधिक है, विषम जलवायु है तो क्यों है, सम जलवायु है तो क्यों है। तो वही लिखा है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो यहाँ के इंडिया के क्लाइमेट को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं। तो वही लिखा हुआ तुम पहले से जानते हो कि हमारे देश का दक्षिणी आधा भाग क्या है अयन मंडलों के अंतर्गत है। तो आप अगर मैप देखोगे ऐसे आप ये मान लो रफली मैप आपका हो गया, ठीक है। ये मान लो अगर मैप हो गया रफली एक, ठीक है। तो आप देखेंगे जो कर्क रेखा आपकी है वो यहाँ से होकर के गुजरती है। तो इसका इधर आधा भाग जो है वो कैसा है गर्म क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। और इधर का भाग जो है वो क्या है उपोष्ण है, ये उष्ण में आ जाएगा, ये उपोष्ण में आ जाएगा। तो जाहिर सी बात इधर वाले स्थानों में क्या होनी चाहिए वर्ष भर गर्मी नहीं पड़ेगी, और इन स्थानों में क्या होगा वर्ष भर गर्मी यहाँ पर होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ये 23.5 डिग्री के बीच में पड़ता है। यानी कर्क रेखा और मकर रेखा जो होती है उसके बीच में पड़ने वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर क्या होगी वर्ष भर अधिक तापमान रहेगा। फिर वही लिखा हुआ है और उत्तर का जो आधा जो है वो कैसा है उपोष्ण कटिबंध में है। तथापि सारे देश में क्या है ग्रीष्म ऋतु में लगभग 1 से उच्च तापमान होते हैं। तो जब ग्रीष्म ऋतु आएगी तो वहां पर क्या होगा जो पूरा देश है वहां पे आप कहीं भी देखेंगे तो हर जगह क्या होगी बहुत ही गर्मी होगी, यानी बहुत ही उच्च तापमान होगा। अधिकांशतः शीत ऋतु रहती है।
इस कारण हमारे देश की जलवायु में निश्चित रूप से क्या है, उष्णकटिबंधीय प्रभाव का क्या है, आभास मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सारे भारत में जो है जलवायु का यह उष्णकटिबंधीय स्वभाव, यानी वर्ष भर लगभग जो है गर्मी अधिक होती है, शीत ऋतु में केवल ठंड होती है। तो फिर क्या है, कुछ हिमालय के कारण जो है इस पर्वत क्रम की विशाल ऊंचाइयों वाली लंबी और चौड़ी श्रेणियां क्या है, हमारे देश को उत्तर की शीत पवनों से क्या है, सुरक्षित रखती हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा, मैप का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे उत्तर में क्या है, विशाल हिमालय की जो है 3 समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं, जो कि कौन सी हो गई, ग्रेट हिमालय हो गई, मिडिल हिमालय हो गई, और फिर क्या है, शिवालिक हो गई। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ये इधर से जो उत्तर से आने वाली ठंडी पवनें होती हैं उनको क्या करती है, रोकती हैं, यानी एक दीवार की तरह ये काम करती हैं। ठीक है, फिर हिमालय पर्वत केवल भौतिक अवरोध ही नहीं उपस्थित करता है, यानी कि भौतिक अवरोध मतलब जो हिमालय की उपस्थिति के कारण एक दीवार की तरह काम करता है, उसको बोलते हैं कि भौतिक अवरोध ही नहीं उपस्थित करते हैं, वरन यानी बल्कि 2 भिन्न जलवायु प्रदेशों को पृथक करने वाली प्राकृतिक दीवार भी बनाते हैं, यानी कि इसके उधर जो होगी दूसरे टाइप की जलवायु होगी और इसके इधर जो है हिमालय के दूसरे टाइप की जलवायु होती है, यानी कि प्राकृतिक रूप से क्या बनाता है, एक दीवार बनाता है। इस प्रकार से क्या है, वे जलवायु विभाजक का भी क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो कभी आपसे पूछा है कि क्या हिमालय जो है जलवायु विभाजक का कार्य करता है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एक जलवायु विभाजक के रूप में ये कार्य करता है, हिमालय की जो ये पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे जो है बता रहा है कि जो लंबी तटरेखा है, तो आपने देखा होगा भारत में जो है, आप देखेंगे ये यहाँ पर ये तटीय क्षेत्र जो मिलता है आपका ये, ठीक है, बंगाल की खाड़ी तक, तो अरब सागर इधर हो गया, अब बंगाल की खाड़ी इधर हो गया, तो ये जो तटीय क्षेत्र है ये पूरा बहुत लंबी तटरेखा है। तो लंबी तटरेखा होने से जो है भारत का तटीय क्षेत्र भी क्या है, बहुत ही विस्तृत है, जिसकी जलवायु क्या है, सम रहती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, समुद्र का प्रभाव रहता है, यानी समुद्री जलवायु का प्रभाव रहता है, जिसकी वजह से यहाँ तापमान लगभग वर्ष भर एक जैसा रहता है। परंतु देश का जो है बहुत बड़ा क्षेत्र जो है विशेषकर उत्तर में इतनी दूरी पर स्थित है कि समुद्र की जलवायु को मंद करने वाला कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, यानी कि यहाँ की जो उत्तर में जो फैला हुआ क्षेत्र है आपका ये, ठीक है, ये जो क्षेत्र फैला हुआ है यहाँ पे समुद्र की जलवायु का प्रभाव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है समुद्र से इसकी दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं महाद्वीपीय जलवायु। ठीक है, यहाँ पे जो पाई जाएगी वो क्या होगी, महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। ऐसा महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु के आंतरिक भागों में देखा जा सकता है, इसीलिए इसका नाम भी रख दिया जाता है क्या, महाद्वीपीय जलवायु, क्योंकि जो महाद्वीप होते हैं बड़े बड़े, जैसे यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, तो इनके जो अंदरूनी भागों में जो जिस प्रकार की जलवायु पाई जाती है उसी के नाम पर रखा जाता है महाद्वीपीय जलवायु। तो भारत के भी जो अंदरूनी भाग हैं, आंतरिक भाग हैं, वहाँ पर भी जो है महाद्वीपीय जलवायु का ही क्या होता है, प्रभाव देखा जाता है। भारत में तापमान को प्रभावित करने वाला एक अन्य कारक है, अब अगला फैक्टर क्या हो गया, हमारी भूमि का उच्चावचन, यानी कि उसका रिलीफ कैसा है। दक्कन के पठार पर जब दिन गर्म होते हैं तब रातें और संध्या, यानी कि शाम का समय जो होता है, अपने उन अक्षांशों में भी क्या है, सुहावनी शीतल प्रतीत होती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो दक्कन का पठारी क्षेत्र होता है, तो पठार क्या होते हैं, पठार एक टेबल के रूप में होते हैं, इसको इस तरह का आकार होता है, तो ये क्या होता है, ऊंचाई पे होते हैं, लगभग इनका औसत ऊंचाई कितना होती है, लगभग 600 मीटर के आसपास ये ऊंचे होते हैं। तो मैदान जो होते हैं वो कम ऊंचाई के क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे मुश्किल से 300 मीटर के आसपास उसकी ऊंचाई होती है, समुद्र तल से उसकी जो औसत ऊंचाई होती है लगभग 300 मीटर या फिर उससे भी कम होते हैं। जो पठारी क्षेत्र होते हैं वो लगभग 600 मीटर 700 मीटर के आसपास होते हैं। तो ऐसे में क्या होती है, हमको पता है जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाते हैं तो क्या होगा, तापमान में कमी आती है, इसीलिए जो क्या है
जो ऊंचे क्षेत्र होते हैं, पठारी भागों में जो ऊंचे क्षेत्र होते हैं, वहां पे जो रातें होती हैं वो क्या होती हैं, थोड़ा सुहावनी होती, ठंडी होती हैं थोड़ी। फिर विषुवत वृत्त से अधिक दूर, यानी जो विषुवत रेखा आपकी है जो 0 डिग्री की, उससे अधिक दूर क्या होगा, अधिक दूरी पर ना होने पर भी क्या है, ऊंचे पर्वतों पर क्या है, लोकप्रिय पहाड़ी स्थान बन गए हैं। ठीक है, नहीं तो पहाड़ियां हैं वो क्या है, एक रहने के लिए जो है बहुत ही फेमस हो गए हैं, वहां पे लोग जाते हैं घूमने के लिए। जैसे ऊटी आपने सुना होगा, ऊटी वगैरह में लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो यही रीजन है, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पे गर्मी कम पड़ती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ियां ऊंची होती हैं और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान में क्या होती है, कमी आती है। जैसे कि उटकमंड, जिसे ऊटी भी कहते हैं, तो उटकमंड का दूसरा नाम क्या है, ऊटी है, जो आधुनिक नाम है जिस नाम से हम लोग जानते हैं, तो उसको ऊटी बोलते हैं। परंतु पहाड़ी स्थानों से अधिक लोकप्रिय पहाड़ी स्थान क्या है, हिमालय पर्वत में भी स्थित हैं। तो हिमालय क्षेत्र में जाओगे तो वहां पर भी आपको जो है क्या मिलेंगे, बहुत सारे लोकप्रिय स्थान मिलेंगे। उनकी स्थिति क्या है, किस पर्वत श्रेणी पर है? कश्मीर की घाटी को प्रायः पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। उसे ऐसा क्यों कहा जाता है, अब आपसे पूछा गया है। तो आप जाएंगे वहां घूमने के लिए तो वहां पे बहुत ही सुहावना मौसम आपको दिखाई देगा। वहां का जो भूदृश्य होगा, लैंडस्केप होगा, बहुत ही मनोरम है वो। वहां पे वो बहुत ही आकर्षित करेगा आपको, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी का स्वर्ग, कश्मीर की घाटी को। वास्तव में स्थान स्थान की वर्षा में भिन्नता होने से, तो अब क्या है, वास्तव में क्या है, स्थान स्थान की जो वर्षा है वहां पर भी जो भिन्नता होने से जो है हमारे देश की जलवायु में भी क्या है, स्पष्ट भिन्नता हो जाती है। यानी कि वहां पे कैसी वर्षा हो रही है जिससे क्या हो जाएगी, वहां की जलवायु भी अलग प्रकार की होती है। वह भी अधिकांश में जो है हमारे देश के उच्चावचन से नियंत्रित होती है। यानी कि कहीं भी अगर बारिश हो रही है तो वहां पे भी किसका प्रभाव रहेगा, उच्चावच, यानी जो रिलीफ होता है उसके प्रभाव में वहां पे वर्षा होती है। महाबलेश्वर जैसा स्थान जो पश्चिमी घाट के श्रृंग पर स्थित है। श्रृंग क्या होता है, श्रृंग ऊंचा वाला भाग होता है और गर्त क्या होता है, नीचे। तो इसको क्या बोलेंगे, हम गर्त बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, श्रृंग बोलते हैं, जो उठा हुआ हिस्सा होता है। तो वही लिखा हुआ, पश्चिमी घाट की जो पश्चिमी घाट है उसके श्रृंग यानी ऊंचे हिस्से पे जो है स्थित है क्या है, महाबलेश्वर। जो यहाँ पर क्या 625 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा पाता है, यानी अधिक वर्षा होती है। परंतु उसी के उत्तर पूर्व में कुल कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित पुणे में उसकी 10% वर्षा भी नहीं होती। यानी कि इसके उत्तर पूर्व में जो है पुणे स्थित है, वहां पे वर्षा जो है कम होती है, बहुत ही कम होती है। तो कहीं पर वर्षा होगी तो उसका वहां पे हम देखना पड़ेगा हमें कि उच्चावच कैसा है, उच्चावच के आधार पर ही वहां पे वर्षा होती है। हिमालय पर्वत जो है पवनों को भी क्या करता है, मोड़ देता है। यानी कि अगर मान लो हिमालय है और इधर से हवाएं चल रही हैं तो क्या कर देगा, वो इनको इस दिशा में मोड़ देगा। ठीक है, यानी कि वो एक दीवार की तरह काम करेंगे, तो हवाएं क्या है उससे टकरा के मुड़ जाएंगी या फिर ऊपर की ओर उठेंगी। वास्तव में वे मानसून पवनों को रोककर उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में ही वर्षा करने के लिए क्या करती हैं, विवश कर देते हैं। तो बारिश जो होती है, मानसूनी वर्षा होती है, वो क्या होती है, पर्वतों से टकराते हैं और ऊपर की ओर उठते हैं। और ऊपर उठेंगे तो क्या होंगे, ठंडे होंगे, पानी जो होगा वाष्प होगी, और जल वाष्प जो ठंडी होगी तो संघनन होगा, संघनन होगा तो फिर संघनन से बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो फिर क्या होगी, वर्षा होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं भारत में जो है ऋतुओं का चक्र, कि किस महीने में कौन सी हवाएं चलती हैं और किस तरह का मौसम होगा। हम कह सकते हैं कि यहाँ ऋतुओं का क्या है, एक वार्षिक चक्र है। यानी कि वर्ष में क्या है, उनकी दिशाएं बदलती हैं। अपने अध्ययन के लिए हम इसका आरंभ जो है जनवरी के महीने से कर सकते हैं। दिसंबर के आरंभ तक जो है सारा भारत जाड़े की ऋतु के पूरे प्रभाव में आ जाता है। तो आपको पता ही होगा दिसंबर में क्या होता है, बहुत ही ठंड हो जाती है, यानी कि जाड़ा आ जाता है उत्तर भारत में मुख्य रूप से। भूमंडलीय पवनों का स्मरण करो। ठीक है, यानी आपको याद दिला रहा है कि भूमंडलीय पवनें जो होती हैं उनके बारे में आप याद करिए। तो आपको हमने इससे पहले वाले वीडियोस में हम बता ही चुके हैं। ये 0 डिग्री हो गया, ठीक है, यहाँ पे 23.5 डिग्री हो गया आपका, ये यहाँ पे 23.5 डिग्री हो गया आपका।
फिर क्या यहाँ पे 65 डिग्री होता है, 65 डिग्री के आसपास, यहाँ पर 65 डिग्री। अब इनके बीच में क्या हवाएं चलती हैं आपकी, ये हवाएं ऐसे चलती हैं और ये हवाएं ऐसे चलती हैं इधर की ओर, ये ऐसे दक्षिणी गोलार्ध में। इनको क्या बोलते हैं हम, सनमार्गी पवनें बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, व्यापारिक बोलते हैं, व्यापारिक पवनें। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड। और ये क्या है, पछुआ पवनें हैं ये, ठीक है। तो ये हो जाती हैं आपकी पछुआ पवनें, पछुआ पवनें हो गई ये। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, भूमंडलीय। और यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, तो वो कौन सी पवनें होती हैं, ये होती हैं आपकी ध्रुवीय पवनें होती हैं। तुम्हें याद होगा कि भारत सन्मार्गी पवनों की पेटी में स्थित है, क्योंकि भारत हमने देखा था कहाँ पे मिलेगा आपको, भारत आपको इस वाले क्षेत्र में मिलेगा। तो यहाँ पे जो है मुख्य रूप से जो है भारत फैला हुआ है। उत्तरी गोलार्ध में होने से यहाँ उत्तर पूर्वी सन्मार्गी पवनें चलती हैं। तो यहाँ पे जो पवनें चलती हैं, व्यापारिक पवनें चलती हैं, उनकी दिशा क्या है, उत्तर पूर्व है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इधर आपका उत्तर है, इधर दक्षिण आपका है, इधर पूर्व है। तो ये हवाएं जो चल रही हैं ऐसे, इसका नाम क्या देंगे हम, उत्तर पूर्व देंगे नाम। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, जो हवाएं चलती हैं वो कैसी हैं, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं। जनवरी और फरवरी सारे भारत के 2 शीत मास होते हैं, यानी कि ठंडे। इन महीनों में क्या है, कालीकट और मद्रास के दिन के तापमान लगभग कितने होते हैं, 24 डिग्री से 25 डिग्री से सेंटीग्रेड होते हैं। और उत्तरी मैदानों में तापमान लगभग कितना होता है, 10 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। यानी कि जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पे क्या है, बहुत ही कम तापमान होता है, और जो दक्षिणी भारत है वहाँ पे तापमान क्या होता है, वो अधिक होता है। दिन पर्याप्त क्या होते, कोष्ण होते हैं, परंतु रातें क्या होती, ठंडी होती हैं। कोष्ण का मतलब क्या हुआ, गर्म, और रात क्या होगी, बहुत ही ठंडी होती हैं। इस ऋतु में क्या, उत्तर पश्चिम के मैदानों में उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है। तो जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो गया, यानी कि भारत का जो ये क्षेत्र हो गया आपका, ये वाला क्षेत्र हो गया, ये क्या कहलाएगा, उत्तर पश्चिमी कहलाएगा। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या, हाई प्रेशर बनता है, ठीक है, हाई प्रेशर। उनकी ओर से हल्की स्थलीय पवनें चलती हैं। अब हाई प्रेशर है तो जाहिर सी बात है हवाएं चलेंगी लो प्रेशर की ओर, ठीक है। फिर स्वच्छ आसमान, तो आसमान कैसा रहेगा, एकदम बिल्कुल क्लियर रहेगा, साफ रहेगा। तो स्वच्छ आसमान जो हो गया, आनंददायक धूप, यानी धूप अच्छी होगी, और मंद पवनों वाला सुहावना मौसम होता है इस समय। फिर उत्तरी भारत में बादलों और हल्की वर्षा के बीच बीच में इस बढ़िया मौसम में कुछ क्या होते हैं, विक्षोभ सा हो जाता है। शीतकाल की इस वर्षा का जो संबंध होता है वो क्या होता है, चक्रवातों से होता है। तो कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है जो शीतकाल में वर्षा होती है वो किसके कारण होती है, तो चक्रवातों यानी साइक्लोन से होती है, जो भूमध्य सागर के मूल रूप से उत्पन्न होते हैं। यानी कि जो कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो भूमध्य सागर। तो आप मैप में देखेंगे अगर, तो मान लो ये भारत हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पे ये राजस्थान का क्षेत्र हो गया। तो भूमध्य सागर कहाँ दिखाई देगा आपको, यहाँ पे होगा। आपको मैप में देखें भूमध्य सागर यहाँ पर है। तो यहाँ से जो पछुआ पवनों के प्रभाव में हवाएं चलती हैं, तो वो यहाँ पे जो है भारत के जो है पश्चिम में जो है प्रवेश करती हैं। दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया। तो इन क्षेत्रों में जो है चक्रवाती वर्षा होती है, किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और ये उत्पन्न कहाँ होते हैं, जो भूमध्य सागर है वहाँ पर जो है हवाएं चलती हैं पश्चिम की ओर, ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर से, और भूमध्य सागर के ऊपर से निकलती हैं। तो क्या करती हैं, ये नमी ले लेती हैं भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से नमी ले लिया, आगे बढ़ी, यहाँ पर क्या आया आपका, पंजाब का क्षेत्र आ गया, हरियाणा आ गया। तो यहाँ पर क्या है, कुछ पहाड़ियाँ हैं जिसके प्रभाव में क्या होती है, ये टकराती हैं और यहाँ पर क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। और हिमालय वाले से टकराएंगे तो इस क्षेत्र में क्या होगी, वर्षा होगी। और जो ऊंचे क्षेत्र है वहां पे क्या होगी, बर्फबारी होगी। तो आपने देखा होगा इस मौसम में जो है हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी भी होती है। तो वही लिखा हुआ, शीतकाल में जो वर्षा होती है वो किस रूप से होती है, चक्रवातों से उत्पन्न होती है। और ये आते कहाँ से हैं चक्रवात, भूमध्य सागर के ऊपर से आते हैं, यानी इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, भूमध्य सागर पे होती है।
फिर से वे क्या करते हैं, फिर वे पूर्व की ओर बढ़ते हैं। तो पश्चिम से आ रहे हैं और पूरब की ओर चल रहे हैं। हमारे देश के उत्तर पश्चिमी भाग में प्रवेश करने से पहले वे ईरान हो गए, पाकिस्तान से होकर आते हैं। यही वे पवने हैं जो हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में भारी हिमपात करते हैं। तो इन्हीं पवनों के कारण जो है इस क्षेत्र में, जो हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पे क्या होती है, बर्फबारी होती है। तो इससे क्या होता है, इस मौसम में लोग जाते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। आपने देखा होगा शिमला हो गया, कश्मीर हो गया, या फिर जो अन्य पहाड़ी क्षेत्र हो गए वहाँ पे लोग खूब जाते हैं यहाँ पे पर्यटन के लिए, घूमने के लिए। और इसी मौसम में जो है यहाँ पे बर्फबारी भी बहुत होती है। इन पवनों से होने वाली वर्षा पूर्व तथा दक्षिण की ओर कम होती जाती है। तो जैसे जैसे जाहिर सी बात है, जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते जाएंगे तो क्या होगी, वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। क्यों कम होगी, क्योंकि जो नमी है हवा में वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ऐसे उत्तर से अगर दक्षिण जाएंगे तो जाहिर से वो उत्तर में अधिक वर्षा होगी, दक्षिण में वर्षा कम होगी, क्योंकि नमी की मात्रा में कमी आती जाएगी। हमारे देश के इन पश्चिमी विक्षोभों के पश्चात प्रायः शीत लहरें आती हैं। यानी भारत में देखा होगा ठंड में शीत लहरें चलती हैं। शीत लहर का तात्पर्य क्या है, ठंडी हवाएं चलना। इस ऋतु में तमिलनाडु का कोरोमंडल तट भी क्या है, शीतकालीन वर्षा प्राप्त करता है। तो जब ठंड का मौसम होता है उस समय जो है भारत के एक क्षेत्र में जो है वर्षा होती है। कहाँ होती है, कोरोमंडल तट, यानी जो तमिलनाडु का जो ये क्षेत्र है यहाँ पे जो तट होता है उसका नाम क्या है, कोरोमंडल तट। और इस समय हवाएं कैसे चल रही होती हैं, उत्तर से पूर्व की ओर इस टाइप से हवाएं चल रही होती हैं। तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में ये हवाएं नमी लेती हैं और फिर नमी लेकर के यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं पूर्वी घाट से टकरा करके ये क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। तो भारत के दक्षिणी भाग में जो है कोरोमंडल तट में वर्षा कब होती है, शीत ऋतु में होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे। तो ध्यान रखें, कोरोमंडल जो तट है वहां पे वर्षा हमेशा कब होती है, शीत ऋतु में होगी। मानसून में यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। उसका कारण आप समझ गए होंगे कि हवाएं इधर से चलेंगी तब यहाँ पे वर्षा होगी, और जब हवाएं इधर से चलेंगी तो इस वाले क्षेत्र में वर्षा होंगी, तो यहाँ पे वर्षा नहीं होगी। परंतु यह वर्षा जो है उत्तर पूर्वी मानसूनों के कारण होती है। तो हमने बता दिया इसको क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व मानसून बोलते हैं। ये पवने जो हैं मद्रास के दक्षिण में तटों पर पहुंचने के पहले बंगाल की खाड़ी के ऊपर से चलते समय आर्द्रता क्या कर लेती हैं, ग्रहण कर लेती हैं, और फिर यहाँ पे टकरा करके बारिश कर देती हैं। तो बहुत ही आसान है, अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत चीज़ें बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं और लंबे समय तक चीज़ें आपको याद रहेंगी। फिर मार्च और मई के बीच अब क्या हो, गर्मी आना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो मार्च और मई के बीच के अवधि में ग्रीष्म ऋतु होती है। अब गर्म मौसम हो गया। अब हमने जनवरी से लेकर के पढ़ लिया हमने फरवरी तक। ठीक है, तो ये कैसी होगी, ऋतु होगी, शीत ऋतु हो गई मुख्य रूप से। अब मार्च से मई तक जो है वो कैसा है, ग्रीष्म ऋतु है मुख्य रूप से। ऐसा लगता है मानो यह ऋतु दक्षिण से उत्तर की ओर कूच कर रही हो, क्योंकि मुख्य रूप से गर्मी कहाँ होती है, दक्षिण भारत में होती है। अब दक्षिण भारत से उत्तर की ओर गर्मी बढ़ती है। मार्च महीने में दिन के समय ऊंचे तापमान जो लगभग कितना होता है, 38 डिग्री सेल्सियस होते हैं। दक्कन के पठार के दक्षिणी और मध्य भागों में नोट किया जाता है, यानी कि यहाँ इन क्षेत्रों में जो दक्षिणी क्षेत्र हो गया, पठार का भाग हो गया, और बीच का यानी मध्य भाग हो गया, वहाँ पे तापमान कितना हो जाता है, लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अप्रैल में सबसे ऊंचे तापमानों की पेटी अधिक उत्तर में खिसक आती है, यानी कि जैसे जैसे अप्रैल आएगा तो तापमान जो है उत्तर की ओर खिसकता आएगा। और इसकी स्थिति जो है गुजरात और मध्य प्रदेश में हो जाती है। यानी कि अगर मैप देखेंगे, अगर मान लो रफली मैप देख लेते हैं अगर, तो ये जो है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे जो है तापमान आ जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। जहाँ दिन का तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहते हैं। मई के महीने में उच्चतम तापमान की पेटी और अधिक उत्तर में हट जाती है, यानी कि अब मई आ जाएगी तो दिल्ली तक पहुंच जाएगा ये तापमान, जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा ये। देश के उत्तर पश्चिमी भाग में दिन के समय जो है सबसे अधिक तापमान मिलेगा आपको उस समय। यानी कि अब जो तापमान है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का हो जाएगा उत्तरी भारत में। और यहाँ पे तापमान कितना हो जाता है, राजस्थान के कुछ क्षेत्र है वहाँ पे तापमान बढ़ करके कितना हो जाता है, लगभग 48 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस अवधि में जो है उत्तरी भारत चढ़ते हुए तापमानों और
घटते हुए वायु दाब, तो तापमान अगर अधिक होगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा, तो दाब कितना हो जाएगा, लो हो जाएगा, लो प्रेशर। तो हाई टेम्परेचर तो लो प्रेशर हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, वायु दाब का एक प्रदेश बन जाता है। वर्षा और ओला गिराने वाले स्थानीय प्रबल तूफान इस ऋतु के अंतिम काल में आमतौर से आते हैं, यानी कि इसके लास्ट में क्या आते हैं, इस टाइप के जो स्थानीय तूफान होते हैं वो आते हैं। उत्तर पश्चिम में क्या है, मई जून के महीनों में उष्ण यानी बहुत ही गर्म और शुष्क पवनें होती हैं, सूखी होती हैं, पानी की कमी होती है, और इनको क्या बोलते हैं, जिन्हें लू कहते हैं। तो कभी आपसे पूछा जाए लू क्या है, तो लू एक ऐसी गर्म पवन है जिसमें शुष्कता कम होती है, सामान्य रूप से चलती रहती है इन क्षेत्रों में। उत्तरी भाग में धूल भरी हुई आंधियों का आना भी इस प्रकार से सामान्य, यानी जो लू होती है इसमें क्या है, आंधी वगैरह भी आती रहती है धूल भरी। वे तापमान को चाहे अल्पकाल के लिए ही क्यों ना हो कम कर देने में सहायक होती है। जब आंधी आती है तो उससे क्या होता है, तापमान में कमी आ जाती है। फिर अब जून से लेकर के सितंबर तक, तो जून से सितंबर तक की अवधि जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु होती है, ठीक है। अब जो यानी कि जून महीने से लेकर के सितंबर तक जो है दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी कि अब हवाएं कैसे चलेंगी, इस तरह से चलेंगी। पहले हवाएं कैसे चल रही थी, ऐसे चल रही थी, अब इनकी दिशा बदल जाएगी, अब हवाएं चलना स्टार्ट कर देंगी इस तरह से, ठीक है। फिर उत्तर पश्चिम में जो है, उत्तर पश्चिम में निम्न दाब क्षेत्र अधिक तीव्र होता है। जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र होता है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो राजस्थान का क्षेत्र हो गया, वहां पर क्या होगा, निम्न दाब क्षेत्र अधिक तीव्र होता है, यानी बहुत ही अधिक लो प्रेशर बनता है वहां पर। फिर दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनें जो दक्षिणी गोलार्ध में जो है मकर वृत्त की ओर से विषुवत वृत्त की ओर चलती रहती हैं। उत्तर भारत के इन निम्न दाब क्षेत्र की क्या होती हैं, आकृष्ट होती हैं, यानी जहाँ पे लो प्रेशर बनता है ये क्या होती हैं, आकृष्ट होती हैं। तो हम इनको क्या कर लेते हैं, पहले एक बार आपको मैप में दिखाते हैं इसको हैं, तो पहले हम इसको जो है एक बार जो है मैप में दिखा देते हैं। तो पहले हम मैप में देख लेते हैं कि किस तरह से जो है जलवायु, मानसून जलवायु का आगमन कैसे होता है। सबसे पहले इसके लिए क्या होगा, पृथ्वी के बना देते हैं हम। मान लो ये पृथ्वी होगी, ये 0 डिग्री इक्वेटर होगी। मान लो पहली पोजीशन हम सन को यहाँ पे लेते हैं, और फिर ये बना देते हैं हम 23.5 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगी आपकी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो आपको पता है जो सामान्य कंडीशन है, यानी मार्च का महीना है अगर, तो मार्च में सूर्य कहाँ होता है, यहाँ पर होता है लंबवत विषुवत रेखा पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। अब सूर्य क्या है, एनर्जी का सोर्स है। अगर एनर्जी का स्रोत अगर मूव करेगा या फिर इसकी स्थिति यानी कि परिवर्तित होगी अगर, तो इसमें क्या होगा, जो लो प्रेशर ये क्षेत्र बन रहा है वो भी उसकी स्थिति भी क्या होगी, बदलेगी। तो जब पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी क्या है 23.5 डिग्री अक्षांश पे झुकी हुई है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। तो मार्च महीने में इसकी स्थिति कहाँ पे होती है, विषुवत रेखा पर लंबवत होती है। जब जून आता है, जून का मौसम आता है, तो जून में जो है सूर्य और पृथ्वी की स्थिति कहाँ पे पहुंच जाती है, इस रूप यहाँ पे आती है, यानी कि 23.5 डिग्री पे जो है सूर्य की जो पड़ने वाली किरणें हैं वो क्या होती है, लंबवत चमकती हैं। तो सूर्य नहीं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। पोजीशन किस वजह से चेंज हो रही है, क्योंकि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है और वो सूर्य का चक्कर लगा रही है, इसकी वजह से जो है इसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, और जो सूर्य की किरणें हैं वो 23.5 डिग्री यहाँ पे चमकना स्टार्ट कर देती हैं। तो जो अब ये लो प्रेशर का क्षेत्र था वो कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, मूव होकर के ये यहाँ पे चला गया। तो जाहिर सी बात है ये सारी जो यहाँ पे जो पेटी होती है हाई प्रेशर की, ये जो पेटी थी वो भी क्या होगी, इधर की ओर शिफ्ट होगी, ठीक है। अब हमें पता है कि 23.5 डिग्री पर ये क्षेत्र जो है आपका मान लो भारत है यहाँ पर। तो अब क्या होगा, ये जो हाई प्रेशर की जो हवाएं हैं तो ये विषुवत रेखा को क्या करेंगी, पार करेंगी, ठीक है। और विषुवत रेखा को पार करके जो है हवाएं क्या होगी, कोरियालिस बल के प्रभाव में क्या होगी, इधर की ओर ऐसे दाहिनी ओर क्या हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी दाहिने हाथ की ओर। तो अब इनकी दिशा क्या हो जाएगी, ये इधर आपका पश्चिम हो गया, ये आपका क्या है दक्षिण हो गया। तो हवाएं कैसे चलेंगी अब, दक्षिण पश्चिमी।
अब यही पवनें जो यानी कि जो कहाँ की हवाएं हैं, जो मकर रेखा के बीच में चल रही थी। लो प्रेशर यहाँ का जो विषुवत रेखा था और यहाँ पे जो हवाएं चल रही थी, यानी कि यहाँ पे जो ट्रेड इवेंट चल रही, दक्षिणी गोलार्ध की जो सन्मार्गीय पवनें हैं वो अब आकर के कहाँ मुड़ गई हैं, यहाँ पे मुड़ करके उनकी दिशा में परिवर्तन हो जाएगा और दक्षिण पश्चिम हवाओं के रूप में ये परिवर्तित हो जाएंगी। और यहाँ पर क्या आपका लो प्रेशर होता है, गर्म बहुत है क्षेत्र, यहाँ पर इस टाइम पर गर्मी हो रही है, इसलिए क्या है हाई प्रेशर से हवाएं जो है मुड़ करके लो प्रेशर की ओर आ जाएंगी। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मानसून आ गया। तो बहुत ही आसान है ये आपको समझना कि यहाँ की जो हवाएं चल रही थी, जो दक्षिणी गोलार्ध के सन्मार्गीय पवनें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में आ करके अपने दक्षिण पश्चिमी दिशाओं में मुड़ जाएंगी और वो मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करेंगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मानसून कैसे आता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है आगे, तो वही लिखा हुआ जून से सितंबर तक की अवधि जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु होती है और उत्तर पश्चिम में निम्न दाब क्षेत्र अधिक क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है। और दक्षिण पूर्वी सन्मार्गीय पवनें जो हैं, जो कहाँ थी, दक्षिणी गोलार्ध में थी, मकर वृत्त की ओर से विषुवत वृत्त की ओर चलती रहती हैं और उत्तर भारत के इन निम्न दाब क्षेत्र की ओर क्या होती है, आकृष्ट होती हैं, यानी कि आकर्षित होती हैं। और इन आर्द्र पवनों का क्या होता है, प्रसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में हो जाता है, यानी कि मान लो भारतीय क्षेत्र है ये महाद्वीप, तो आएंगी हवाएं ऐसे। ठीक है, तो एक शाखा ऐसे कट जाएगी और दूसरी यहाँ पर टकरा करके यहाँ से चली आएंगी, ये अरब सागर में से प्रवेश करेंगी। फिर यहाँ पे म्यांमार है, म्यांमार में पर्वत है, यहाँ से टकराएंगी, फिर ये ऐसे घूमेंगी इधर की ओर, तो यहाँ भारत के इस क्षेत्र से आएंगी, अंदर प्रवेश करेंगी। और एक शाखा ये होती है, ये यहाँ पे टकराएंगी पश्चिमी घाट से, यहाँ पर वर्षा करेंगी और नर्मदा घाटी हो गई, तापी घाटी हो गई, उनसे अंदर पहुँचेंगी और यहाँ पर जो है गुजरात के ऊपर से निकलेंगी, तो यहाँ पे आकर के मिलेंगी, ये दोनों शाखाएं मिल जाती हैं और यहाँ पे बारिश करती हैं। यहाँ पे हिमालय हो गया आपका ये। तो आप समझ गए होंगे दो शाखाएं में मानसूनी वर्षा जो होती है दो शाखाओं में होती है, एक तो अरब सागर से आने वाली हो गई मानसून शाखा, ठीक है, दूसरी कहाँ से आ रही है, बंगाल की खाड़ी से आ रही है, तो बंगाल की खाड़ी। तो यही दो जो शाखाएं होती हैं पूरे भारत में क्या करती हैं, मानसूनी वर्षा करती हैं। फिर वे अचानक भारत के वायु परिसंचरण में क्या है, खींची चली जाती हैं, यानी जो हवाएं होती हैं ये वे भारतीय प्रायद्वीप और बर्मा की ओर क्या है, दक्षिण पश्चिमी पवनों के रूप में चलने लगती हैं। तो इनकी दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम है। इन पवनों की दिशा जो है हमारे देश के उच्चावच से नियंत्रित होती है। जाहिर सी बात है कहीं हवा वहीं चलेगी ना जहाँ पे उच्चावच कम होगा। अगर उच्चावच अधिक है तो क्या है, वो साइड से निकल जाएंगी, अगर नहीं जगह है तो उसको ऊपर से क्रॉस कर जाएंगी। भारतीय प्रायद्वीप मानसून को दो शाखाओं में विभाजित कर देता है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो हमने आपको बता दिया ये। फिर जो मानसून है ये, ठीक है, मानसून जो है ये मानसून की अरब सागर की जो शाखा है देश के दक्षिणी सिरे से उत्तर की ओर क्या करती है, अग्रसर होते हैं, यानी दक्षिण से ऐसे उत्तर की ओर चलती है। मानसूनों की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा बर्मा में एक पर्वत है, क्या है, अराकान पर्वत। तो याद रखिए अराकान पर्वत कहाँ है, बर्मा में। पर्वतों और भारत के हिमालय पर्वतों के कारण मुड़कर पश्चिम से जो है गंगा बेसिन की ओर बढ़ती है, यानी गंगा बेसिन का मतलब जो गंगा नदी है उसके आसपास का क्षेत्र है उसको बोलते हैं गंगा बेसिन। फिर केरल में जो है सामान्यतः मानसून द्वारा वर्षा जून के आरंभ तक होने लगती है, यानी कि सबसे पहले मानसून कहाँ आएगा, जून में आएगा, कहाँ आएगा, केरल में आएगा, क्योंकि वो सबसे दक्षिण में भारत के है। और पंजाब के मैदानों में जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पहुंचता है, यानी कि लगभग 1 महीने लग जाते हैं उसको उत्तर भारत में पंजाब तक पहुंचते पहुंचते। इस प्रकार ये दोनों शाखाएं मिलकर 4-5 सप्ताहों में जो है सारे देश में क्या है, फैल जाती हैं। तमिलनाडु के पूर्वी तट को छोड़कर सारे देश में वर्ष की अधिकांश वर्षा इसी ऋतु में होती है। तो तमिलनाडु को हमने अभी दिखाया था आपका कोरोमंडल तट, ये क्या है आपका कोरोमंडल तट, यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। यहाँ पे वर्षा कब होगी, यहाँ पे सर्दियों में होती है, शीत ऋतु में। क्यों, क्योंकि शीत ऋतु में ऐसे हवाएं चलती हैं, इस तरह से उत्तर पूर्वी हवाएं, उससे वर्षा होती है। अब यहाँ पे जब इस तरह की हवाएं चलेंगी जुलाई महीने में, गर्मियों के महीने में, जून जुलाई में, तो इस वाले क्षेत्र में तो वर्षा करेंगी, लेकिन इस वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं करती हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा हमेशा।
फिर क्या है, इस अवधि में लगातार वर्षा नहीं होती है। ठीक है, यानी मानसून जब आता है तो लगातार वर्षा नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर एक खास बात है कि जो मानसून का समय है, टाइम पीरियड चल रहा है, ये जून से लेकर सितंबर तक, तो लगातार वर्षा नहीं होती है। भारी वर्षा होने के पश्चात सामान्यतया बिना वर्षा का समय भी रहता है, यानी कि कुछ समय वर्षा होगी अच्छे से, फिर रुक जाएगी, फिर उसके बाद फिर वर्षा होगी, इस तरह से। वर्षा की ये क्रमिक तरंगें बंगाल की खाड़ी में निर्मित चक्रवातों और उनके द्वारा अनुसरण किए हुए मार्गों पर निर्भर करती हैं। यानी जो मानसूनी वर्षा है वो एक प्रकार की क्या है, चक्रवाती वर्षा भी है, यानी चक्रवात बनते हैं बंगाल की खाड़ी में और उसके आधार पर यहाँ पे वर्षा होती है। फिर इसके पश्चात लौटती हुई दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि आती है। अब यानी कि पूरा भारत, यानी मान लो सपोज दैट ऐसे मान लो है ये आपका, यहाँ पे हिमालय हो गया, अब यहाँ तक पहुँच गया। अब क्या होगा, मानसून की जब अवधि खत्म हो जाएगी, यानी कि सूर्य अब कहाँ जाएगा, पहले सूर्य कहाँ था, यहाँ पर था, अब समय के साथ सूर्य की गति क्या हो जाएगी, इधर हो गया। यानी 21 जून पे सूर्य कहाँ होगा, 21 जून पे जो है 23.5 डिग्री कर्क रेखा पे सूरज होता है। उसके बाद सूर्य और पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होता है और जो सूर्य की जो पोजीशन होती है फिर से जो है इधर विषुवत रेखा की ओर चलने लगती है। यानी कि यहाँ पे मान लो अगर विषुवत रेखा है तो इधर की ओर वो क्या होता है, गतिशील हो जाता है। तो अब गतिशील होगी सूरज, जैसे यहाँ पे पहले लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पे थी, अब सूर्य इधर जा रहा है तो लो प्रेशर बेल्ट भी क्या होगी, धीरे धीरे दक्षिण की ओर आएगी। अब लो प्रेशर बेल्ट अगर खिसकेगी इधर की ओर तो जो हवाएं भी चल रही थी वो भी क्या होगी, इधर की ओर वापस आना स्टार्ट कर देगी। तो इसको क्या बोलते हैं, लौटता हुआ मानसून, यानी कि मानसून जो है वो वापस जा रहा है अब। ठीक है, अक्टूबर तक जो वर्षा है वो उसकी तीव्रता कम होती है। अक्टूबर महीना आते आते ये इसकी जो वर्षा की जो तीव्रता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून क्या हो जाता है, निर्बल पड़ जाते हैं, यानी कमजोर पड़ जाते हैं अथवा धीरे धीरे लौटने लगते हैं। वे मध्य सितंबर तक जो है पंजाब से वापस हो लेते हैं, यानी कि पंजाब से वापस चले जाते हैं और 1 अक्टूबर तक जो है गंगा के डेल्टा को छोड़ देते हैं। यानी कि अक्टूबर आते आते गंगा का जो है डेल्टा जो है वहां तक वापस चले आते हैं, वो छोड़ देते हैं, वहां से निकल चुके होते हैं वो मानसूनी हवाएं जो होती हैं। फिर नवंबर के आरंभ तक वे प्रायद्वीपीय का दक्षिणी भाग भी छोड़ देते हैं, यानी कि नवंबर आते आते जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहां पे जो मानसूनी हवाएं थी वो भी वापस चली जाती हैं। मानसूनों के हट जाने से अक्टूबर का महीना फिर अपनी कठोर ऊष्मा के लिए क्या हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है, यानी अक्टूबर महीने में फिर से गर्मी हो जाती है। अक्टूबर मास की यह उमस ऊंचे तापमानों और अत्यधिक आर्द्रता के मेल से उत्पन्न होती है। अब क्या है, बारिश हो चुकी होती है, नमी होती है, अब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो जो मिट्टी में नमी होती है उसको क्या होता है, वाष्पोत्सर्जित करती है, यानी कि उसको भाप बना देती है पानी को। इससे क्या होगी, जो वायुमंडल है उसमें क्या हो जाएगी, जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाएगी। अब जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी तो क्या होगा, उससे उमस होगी, यानी आर्द्रता बढ़ेगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, गर्मी बढ़ती है। वही लिखा हुआ, क्योंकि भूमि पर अब भी वर्षा का जल रहता है, अक्टूबर के अंत में तापमान जो है शीघ्रता से गिरने लगता है। विशेषकर क्या है, उत्तरी भारत में और दिसंबर तक जाड़े की ऋतु पूरी तरह से आ जाती है। फिर इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे जो है तापमान कम होता जाता है, दिसंबर तक आते आते पूरा यह क्षेत्र क्या होगा कि जाड़े की चपेट में आ जाता है। इस प्रकार अक्टूबर और नवंबर के जो महीने हैं उष्ण वर्षा ऋतु और शुष्क शीतल ऋतु के बीच का क्या है, संक्रमण काल बनाते हैं, यानी कि ट्रांजिशन जोन है ये। हम क्या बोलते हैं, शरद ऋतु भी कहते हैं। फिर बीच की अवधि में जो है उत्तर पश्चिम भारत का निम्न दाब क्षेत्र जो है बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाता है, यानी कि जो लो प्रेशर पहले कहाँ था, ये स्थल भाग पे था, अब कहाँ चला जाएगा, वो बंगाल की खाड़ी में चला जाएगा। ठीक है, इस अस्थिर ऋतु में बंगाल की खाड़ी में क्या है, पुनः चक्रवात निर्मित हो जाते हैं, यानी कि इस मौसम में फिर से क्या हो जाएगा, चक्रवात बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये चक्रवात जो है सामान्यतः नदी घाटियों के मुहाने से होकर भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश करते हैं और कावेरी, कृष्णा तथा गोदावरी के डेल्टा प्रदेशों में क्या करते हैं, व्यापक विनाश करते हैं। क्योंकि चक्रवात जो होते हैं बहुत ही तेज हवाएं होती हैं इसमें और बहुत ही तेज बारिश होती है, जिससे क्या होती है, जन धन की बहुत ही हानि होती है। कभी कभी वे उड़ीसा और बंगाल के तटों पर भी पहुंचते हैं और गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा
महानदी के डेल्टा प्रदेशों को हानि पहुंचाते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर जो है बंगाल की खाड़ी हो गई या फिर अरब सागर हो गया, इनमें चक्रवात उत्पन्न होते रहते हैं। वही लिखा हुआ है सन 1970 में बांग्लादेश तथा 1977 में आंध्र प्रदेश में भयंकर विनाश हुआ था। कोरोमंडल तट में अक्टूबर और नवंबर के महीने में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो कोरोमंडल जो तट आपको दिखाया गया था अभी आपको, वहां पर जो वर्षा कब होती है तो अक्टूबर और नवंबर महीने में जो है मुख्य रूप से वहां पे वर्षा होती है। इस भाग में जो है उत्तर पूर्व मानसूनों से वर्षा क्रम आगे भी जारी रहता है। तो मानसूनी हवाएं चलती हैं, कौन सी मानसूनी हवाएं? उत्तर पूर्व वाली, उनसे वर्षा इस क्षेत्र में होती रहती है। इस प्रकार भारत की ऋतुओं का जो वार्षिक चक्र है मानसूनों द्वारा क्या होता है? नियंत्रित रहता है। एक प्रकार से हमारे देश में ऐसा ऋतुलय है जिसका प्रभाव प्राणी, वनस्पति है, जीव है और मनुष्य पर पड़ता है। विपुल वर्षा के होते हुए भी, विपुल यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में वर्षा होते हुए भी भारत की धरती जल की प्यासी है, यानी कि पानी की कमी रहती है। क्योंकि अधिकतर वर्षा कब होती है? वर्ष के कुछ महीनों में ही होती है। यानी कि जो साल भर की वर्षा जो है लगभग 75% वर्षा जो होती है वर्ष के 3 महीनों में ही क्या है? इसका संकेंद्रण है। 3 महीने में ही मुख्य रूप से वर्षा होती है। तो क्या होता है? बारिश हुई, नदियां भर गई तो बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई फिर पानी कहाँ चला गया? समुद्र में चला गया, ठीक है, सागर में चला गया। अगर वर्ष भर धीरे धीरे वर्षा होती है तब उसका फायदा मिलता है किसानों को। इसके साथ ही भारी वर्षा के क्षेत्र में भी वर्षा जल के शीघ्र प्रवाह और वाष्पीकरण होने से अकाल पड़ जाता है। यानी कि तेजी से पानी बरसा और नदी, नाले या फिर इन सब नदियों के माध्यम से सारा पानी कहाँ चला गया? महासागरों में चला गया, सागर में चला गया। और साथ में तेज गर्मी तो होती ही है, तो जो जल था भी मान लो वो भी क्या हो गया? वाष्पीकृत हो गया। तो ऐसे में क्या होगी? पानी की कमी होगी, फिर अकाल पड़ जाएगा। ऐसे ही एक क्षेत्र का उदाहरण महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र है। तो महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र जो है वहां पर जो है भारी जल का संकट रहता है। सारे देश में मानसून की प्रतीक्षा बड़ी क्या है? उत्कंठा है, क्योंकि मानसून आएगा तभी तो बारिश होगी। क्योंकि वर्ष में बारिश मुख्य रूप से क्या किससे होती है? मानसून से ही होती है। इसलिए मानसून का क्या किया जाता है? इंतजार किया जाता है किसानों के द्वारा। उनके पहुंचने में अधिक विलंब होने से हानि का भय रहता है। अगर मानसून लेट से आते हैं तब भी हानि हो जाती है, मानसून जल्दी आ जाएगा तब भी हानि हो जाएगी। मानसून में गैप हो जाए, यानी कि पहले वर्षा हुई थोड़ी सी, फिर बहुत लंबे समय तक वर्षा नहीं हुई, तब भी किसानों को बहुत हानि होती है। क्योंकि क्या होगा? इससे क्या होगा? फसल प्रभावित हो जाएगी। अगर पानी ज़्यादा बरस जाएगा तो बाढ़ आ जाएगी, तो किसानों की जो फसल है वो नष्ट हो जाएगी। तो मानसून जो है बहुत ही ज़्यादा अहम रोल अदा करता है भारतीय अर्थव्यवस्था में। क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? कृषि प्रधान है, और भारत एक कृषि प्रधान देश है। ऐसे में क्या है? मानसून का सही समय पे आना और अच्छी बारिश करना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही आवश्यक है। फिर मानसूनों की मनमानी या सनक समूचे देश में चर्चा का सामान्य विषय बन जाता है। बाढ़ और सूखा सर्वदा क्या है? चिंता के कारण बने रहते हैं। भारत का कोई ना कोई भाग इन दोनों में से किसी एक का शिकार अवश्य ही बन जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं बाढ़ आ जाएगी तो कहीं दूसरे क्षेत्र में सूखा पड़ जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं वर्षा का वितरण, यानी कि जो भारत में वर्षा होती है वो कहाँ पे कितनी मात्रा में होती है, डिस्ट्रीब्यूशन इसका देख लेते हैं। वर्षा का वितरण क्या है? तो भारत में वर्षा का वितरण जो है 2 महत्वपूर्ण कारकों से क्या होता है? निर्धारित होता है। पहला कारक क्या है? वर्षा लाने वाली पवनों की दिशा, यानी कि हवाएं जो हैं किधर से चल रही हैं, यानी कि जो जिन पवनों से वर्षा हो रही है वो किधर से हो रही है, उनकी दिशा क्या है, जिसमें दक्षिण पश्चिम मानसून का महत्व अधिक है, क्योंकि यही जो है मुख्य रूप से वर्षा करते हैं पूरे भारत में। दूसरा है भूमि का उच्चावच, यानी कि भूमि का जो उच्चावच है वो कैसा है, उससे जो है वर्षा का वितरण प्रभावित होता है। मानसूनों की अरब सागर शाखा को जो अरब सागर से आती है शाखा, ठीक है, मानसून की जो पश्चिमी तट पर टकराती है, तो ये मुख्य रूप से कहाँ पे वर्षा करेगी? पश्चिमी तट पर वर्षा करेगी। तो आपको मैप में अगर आपको देखना है तो आप समझ सकते हैं इस तरह से। तो अरब सागर है तो इधर से जो हवाएं आएंगी तो मुख्य रूप से वर्षा कहाँ करेंगी? वो पश्चिमी घाट है ये, यहाँ पे मुख्य रूप से वर्षा करती हैं। फिर पश्चिमी घाट पर चढ़ना पड़ता है। अब हवाएं चल रही हैं, आगे क्या हो गया? पर्वत आ गया, पर्वत आ गया तो अवरोध हो गया, तो ये क्या करेंगे? ऊपर की ओर उठेंगी।
तो इसको अगर देखना है तो अगर ऐसे समझ सकते हैं आप, ये समझिए ऐसे, मान लो कोई पर्वत है ये, तो हवाएं ऐसे आ रही हैं तो ऊपर की ओर उठेंगी, उठेंगी तो ठंडी होंगी तो ये बादल बनाएंगे और बारिश करेंगे, फिर उठेंगे तो ठंडी होंगी और बारिश करेंगी। फिर जब पर्वत से नीचे उतरती हैं हवाएं ये, तब क्या होती है, जब भी कभी हवा नीचे उतरेगी तो कैसी होगी, वो गर्म हो जाएगी। ठीक, जब गर्म होगी तो वो बारिश नहीं करेंगी। तो इसीलिए पर्वतीय क्षेत्रों में जिधर से हवाएं चल रही हैं उधर तो वर्षा होगी, यानी ये क्षेत्र कैसा होगा, वर्षा इधर क्षेत्र में होगी। लेकिन जैसे ही पर्वतों से जो नीचे हवाएं उतरेंगी, पवनें उतरेंगी, यहाँ पर वर्षा वो नहीं करेंगी। तो ये कैसा क्षेत्र हो गया, शुष्क क्षेत्र। समझ गया आप? तो वही लिखा हुआ है, ये कोष्ण और आर्द्र पवनें, यानी कि हवाएं कैसी हैं, गर्म हैं ये वाली और आर्द्र हैं। जब ऊपर उठती हैं तो ठंडी होती हैं और अपनी आर्द्रता को गिराने के लिए विवश हो जाती हैं। इस कारण जो है सारी पश्चिमी तटीय पट्टी पर भारी वर्षा होती है, यानी कि इस क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होगी। इस पेटी में वर्षा जो है दक्षिण से उत्तर की ओर धीरे धीरे कम होती जाती है। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगी, दक्षिण में होगी। और इधर जैसे जैसे आप इधर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगी, वर्षा की मात्रा में कमी होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो आर्द्रता में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। और वही लिखा हुआ, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसकी जो समुद्र से जो दूरी है वो बढ़ती जाएगी, इसलिए इसकी जो आर्द्रता कम होती जाएगी और वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है पश्चिमी घाट को पार कर, तो अभी हमने आपको दिखाया पश्चिमी घाट के जब दूसरी साइड हवा उतरेगी, पार करने के पश्चात वे पवनें नीचे उतरने लगती हैं। उनमें इतनी जितनी आर्द्रता होती है इस समय तक वे सब गिरा चुकी होती हैं, यानी जो पहले ही उसने बारिश कर दी हवा ने। नीचे उतरते समय वे कोष्ण यानी गर्म होने लगती हैं और अपनी आर्द्रता क्या है, ग्रहण करने की सामर्थ्य बढ़ा लेती हैं। अगर कोई भी हवा गर्म है तो उसमें आर्द्रता को ग्रहण करने की शक्ति अधिक होती है, और अगर कोई हवा ठंडी है तो उसमें आर्द्रता को ग्रहण करने की शक्ति कम होती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पश्चिमी घाट के पूर्वी भागों में उनसे बहुत थोड़ी वर्षा होती है, यानी कि ना के बराबर वर्षा होती है। और यह वृष्टि छाया प्रदेश का विशिष्ट उदाहरण है। इसी को बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, यानी कि मान लो ये क्षेत्र है, इधर से हवा चली है तो इधर तो बारिश होगी अच्छे से, ठीक है, इधर बारिश करेगा वो, लेकिन जब नीचे उतरेगा तो यहाँ पे बारिश नहीं होगी या फिर बहुत कम होगी, और इसको क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं। इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम, वृष्टि छाया प्रदेश। फिर पश्चिमी घाट जो आपका है, पश्चिमी राजस्थान की बात कर लेते हैं। अब हम आगे पहुंच गए हैं तो राजस्थान की बात कर लेते हैं पश्चिमी घाट के बाद। तो पश्चिमी राजस्थान साधारणतया क्या है, कम वर्षा का क्षेत्र है। इस मरुभूमि के ऊपर से गुजरते हुए पवनें अधिक गर्म हो जाती हैं, यानी कि बहुत ही राजस्थान की रेत बहुत गर्म हो जाती है। इसकी वजह से जो उसके ऊपर की हवाएं निकलती है वो भी क्या होती हैं, बहुत गर्म हो जाती हैं उसके प्रभाव में, और उनमें नमी को संजोए यानी ग्रहण रखने की क्षमता बढ़ जाती है। क्योंकि बारिश तभी होगी जब हवा ठंडी होगी, गर्म होगी तो बारिश नहीं होगी। परंतु कई बार भारी वर्षा से यहाँ भी अकस्मात बाढ़ आ जाती है, यानी राजस्थान में आपने सुना होगा कभी कभी बाढ़ आ जाती है, तो वो क्या है, अकस्मात वर्षा होती है, और हमेशा नहीं होती है, कभी कभी होती है, कुछ घटनाएं होती हैं वहाँ पर स्थानीय रूप से, तब होती है वर्षा वहाँ पर। फिर बंगाल की खाड़ी वाली शाखा की जो है दक्षिण पश्चिम मानसूनें उत्तर मध्य म्यांमार की ओर चलती हैं, ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी से। और मैप में अगर देखना है आपको ये, तो ऐसे मतलब बना दिया हमने, और ये म्यांमार बना दिया हमने, तो ये हवाएं ऐसे चलेंगी और म्यांमार से टकराएंगी, तब ये इधर की ओर घूमेंगे। इधर भी क्या आपका हिमालय है, तो यहाँ पर भी नहीं जा सकती हैं, तो अब हिमालय के साथ साथ तराई क्षेत्र में ऐसे ऐसे ये अंदर की ओर बढ़ेंगी। तो यहाँ भी क्या है, निम्न दाब का एक क्षेत्र स्थापित रहता है, परंतु अराकान पर्वत इन पवनों के केवल एक भाग को उत्तर की ओर विक्षेपित करने में सफल हो जाते हैं, ठीक है। यानी एक भाग जो है, एक भाग तो इधर चला गया आपका, और एक भाग जो है इधर उत्तर की ओर चला जाएगा। इस प्रकार ये पवनें दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी दिशा ले लेती हैं और गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में चलती हैं, यानी यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी का डेल्टा क्षेत्र है यहाँ से होकर निकलेंगे। अब इन पवनों का जो एक बड़ा भाग है वो असम में ब्रह्मपुत्र और सुरमा की द्रोणियां या फिर घाटी बोल सकते हैं के मध्य में फंस जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हवाएं चलेंगी, यहाँ पर कुछ घाटियां, नदी घाटी है, ब्रह्मपुत्र घाटी है, यहाँ पर सुरमा घाटी है, यहाँ पर नदी के नाम है ये, तो उनमें ये हवाएं क्या आ जाती हैं, जाके फंस जाती हैं वहाँ पर।
और उस प्रदेश में क्या करती है, भारी वर्षा करती है। तो आपने सुना होगा कि हमेशा यहाँ पे क्या आती है, बाढ़ आती है असम वगैरह में। फिर यहाँ पर क्या है, तीन ओर से पहाड़ियों से घिरी कीप के आकार की एक संकीर्ण घाटी मासिनराम के निकट इन प्रबल मानसून पवनों में संसार की सबसे भारी वर्षा होती है। यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, लगभग 1142 सेंटीमीटर होती है। यानी कि यहाँ पे घाटी है वो क्या है, तीन तरफ से क्या है, पर्वतों से घिरी हुई है। तीन तरफ से पर्वत है, एक तरफ से हवा आएगी, तो अब ये हवा क्या है, इसी में फंस जाएगी, ट्रैप हो जाएगी, तो बाहर नहीं निकल पाएगी। और हवा क्या है, ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो क्या होगी, ठंडी होगी, ठंडी होगी तो क्या होगी, बारिश करेगी वो। दक्षिण पश्चिम मानसूनों की बंगाल की खाड़ी की शाखा का क्या है, एक अत्यंत बड़ा भाग जो है देश के उत्तर पश्चिम भाग के ऊपर स्थित निम्न दाब से आकर्षित होता है। ठीक है, ये पवनें अब कहाँ जाएंगी, गंगा नदी की बेसिन की ओर जाती हैं, यानी कि जो गंगा नदी का जो क्षेत्र है वहां से प्रवेश करेंगी ये जो बंगाल की शाखा है। ठीक है, अभी हमने आपको जो मैप में दिखाया था। फिर इन पवनों को गंगा के बेसिन की ओर विक्षेपित करने का उत्तरदायित्व तो किसका है, हिमालय पर्वत पर है। ठीक है, क्योंकि हिमालय पर्वत इतने ऊंचे हैं कि पवन जो है उनको क्रॉस नहीं कर सकते, उनको पार नहीं कर सकते, तो मजबूरी में क्या करेंगी, वो ऐसे मुड़ जाएंगी इधर की ओर। वर्षा के मानचित्र की ओर देखो, तुम देखोगे कि वर्षा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर शैने शैने का मतलब धीरे धीरे घटती जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है ये, तो जैसे जैसे ये अंदर जाएगी तो बारिश करती जाएगी, तो यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, यहाँ पे और कम होगी, फिर और कम हो जाएगी, फिर और कम हो जाएगी, अब फिर दिल्ली आते आते बिल्कुल ही वर्षा कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो नमी है हवा में वो घटती जाती है। फिर हिमालय पर भी जो है पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर की ओर क्या होती है, वर्षा घटती जाती है। तो पूरब में अधिक वर्षा होगी और पश्चिम में वर्षा कम होगी, उसका कारण यही है। ठीक है, क्योंकि हवा में जो नमी होती है वो जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी हवा की, उसकी नमी में कमी आती जाएगी। तो वही लिखा हुआ, क्योंकि ये पवनें जैसे जैसे इन दिशाओं में आगे की ओर बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे क्या होती है, शुष्क होती है, यानी कि इनमें आर्द्रता क्या होती है, कम होती जाती है। कश्मीर के लद्दाख तक हिमाचल प्रदेश के लाहुल तथा स्पीति क्षेत्र, तो हिमाचल प्रदेश में लाहुल और स्पीति क्षेत्र हो गए, कश्मीर के जो लद्दाख क्षेत्र हो गए, इसी कारण जो है मानसून पवनों की पहुंच से परे हैं, यानी कि यहाँ पे मानसूनी पवनें नहीं पहुंच पाती, इसलिए यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, ये बता देते हैं आपको क्षेत्र। मान लो ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये क्या है, बृहत हिमालय है, ये मध्य हिमालय हो गया, और ये क्या है, शिवालिक। तो हवाएं जो है क्रॉस करके पहुंचती हैं अगर घाटियों के माध्यम से, तो बृहत हिमालय जो सबसे ऊंचा है, तो इतना ऊंचे पर्वत है, इनको पार नहीं कर पाती हैं। और लद्दाख का क्षेत्र क्या है, बृहत हिमालय के बाद है, यानी इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय का क्षेत्र। तो ट्रांस हिमालय में होने के कारण ये हवाएं वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं, इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, इसलिए मानसूनी पवनें वहां पहुंच नहीं पाती, इसलिए ये जो लद्दाख का क्षेत्र वो कैसा है, शुष्क है। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल और स्पीति क्षेत्र है वो भी जो है वहां पे भी मानसून पवनें नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से वहां पे बारिश नहीं हो पाती है। फिर कश्मीर के हिमालय पर्वत तथा पश्चिमी हिमालय में अधिक वर्षा जो है हिमपात के रूप में होती है, क्योंकि तापमान वहां पे बहुत ही कम होता है, तो इस वजह से जो वर्षा होती है वो कैसे होती है, हिम के रूप में, यानी बर्फ के रूप में होती है। यह अधिकांश में शीतकाल में पश्चिमी चक्रवातों के कारण होती है। तो इससे पहले हमने अभी आपको बताया था, जो हिमालय का क्षेत्र है वहां पे वर्षा शीतकाल में मुख्य रूप से वर्षा होती है, और कैसे होती है, वो हिमपात के रूप में होती है। क्यों होती है, क्योंकि पश्चिम से जो हवाएं चलती हैं भूमध्य सागर से, वो आकर के जो है इस क्षेत्र में वर्षा करती हैं। चलिए आगे कह रहा है कि जैसा कि तुम जानते हो प्रायद्वीप का दक्षिणी भाग जो है वो लौटती हुई मानसूनों की अवधि में जो है पर्याप्त वर्षा पाता है, यानी कि मुख्य रूप से जो वर्षा होती है तो दक्षिणी भाग में जो है मुख्य रूप से जो है लौटता हुआ मानसून, यानी कि जब वापस जा रहा होता है मानसून छोड़ करके भारत को, उत्तरी भारत को छोड़ करके जब जा रहा होता है वापस, तो मुख्य रूप से वहां पे वर्षा होती है। तो इसका मतलब क्या है, इन क्षेत्रों यानी जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहां पे वर्षा जो है अधिक होती है और लंबे समय तक होती है। जाने के टाइम पे वर्षा भी हो रही है और वापस आने के टाइम पे भी वर्षा हो रही है। यहाँ पर मद्रास के दक्षिण का
छत्तीसगढ़ भी भारत में एक ऐसा प्रदेश है जो उत्तर पूर्वी मानसूनों से जो है दिसंबर के अंत या जनवरी में कुछ वर्षा प्राप्त करता है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि जाड़े के समय में यहाँ पे वर्षा होती है। इस प्रकार तुम देख सकते हो कि यदि मानसून ना होता तो भारत एक नितांत भिन्न देश होता, यानी कि अलग टाइप का देश होता। मानसूनों के अतिरिक्त भूमि का उच्चावच विशेषता विशाल हिमालय भी हमारे देश की जलवायु के निर्माण में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर यहाँ पे हिमालय नहीं होता, ये वाला भाग नहीं होता, हिमालय क्षेत्र नहीं होता, तो ये हवाएं जो है टकरा के उठती नहीं। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, डेजर्ट होता है, यानी यहाँ पर भी क्या होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र होता, अगर ये हिमालय नहीं होता तो। लेकिन हिमालय की वजह से जो है यहाँ पे वर्षा होती है। इससे देश के लगभग एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो है मानसून क्या है, मानसूनी एकता और स्पष्ट उष्णकटिबंधीय जो है जलवायु को क्या करता है, प्रभाव प्राप्त होता है। यानी कि मानसून जो है पूरे भारत को एक एकता प्रदान करता है। फिर अब देख लेते हैं कि यहाँ पे वनस्पति कैसे पाई जाती है। भारत में जैसी जलवायु होगी वैसी ही वहाँ की क्या होगी, वनस्पति होगी। जहाँ पे वर्ष भर वर्षा होगी वहाँ पे वनस्पति कैसी होगी, सदाबहार टाइप की होगी। जहाँ पे वर्षा किसी मौसम विशेष में होगी वहाँ पे वर्षा के पेड़ कैसे होंगे, वनस्पति कैसी होगी, पर्णपाती होती है। तो वही है, वनस्पति किसी भी विस्तृत क्षेत्र में जलवायु की क्या है, सूचक होती है, यानी कि इंडिकेटर होती है। वह भौतिक लक्षणों से भी प्रभावित होती है। हमारे देश की जो है अधिकतम जो प्राकृतिक वनस्पति क्या हो चुकी, नष्ट हो चुकी है। भारत की वनस्पति में आदि काल से, यानी कि बहुत पुराने टाइम से ही वनों की क्या प्रधानता थी, किंतु आज भी भारत में अनेक प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यह मुख्यतः कारकों के कारण है, यानी कि यहाँ पे इतनी ज्यादा विविधता पाई जाती है जिसके प्रभाव में बहुत प्रकार की यहाँ पे वनस्पति होती है। उच्चावच या फिर तुंगता, ठीक है, यानी कि एल्टीट्यूड, यानी ऊंचाई कितनी है। तो उच्चावच और तुंगता बोल सकते हैं उसको, हैं वर्षा की मात्रा में पाई जाने वाली बड़ी विविधता, यानी कि कितना उच्चावच है, कितना वहाँ पे विविधता वहाँ पे वर्षा में हो रही है। इस दृष्टि से हिमालय का प्रदेश देश के शेष भागों से क्या है, स्पष्टता अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पे उच्चावच भी बहुत विभिन्न होता है। हिमालय प्रदेश के जो अतिरिक्त देश का जो समस्त भाग जो है वो 3 प्रकार के वनस्पति पेटियों में विभाजित किया जाता है। पहली कौन सी होगी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो नाम से स्पष्ट है, उष्ण यानी गर्म क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय, और वर्षावन यानी कि यहाँ पे क्या होगी, वर्ष भर वर्षा होती है। तो ऐसा क्षेत्र कहाँ मिलेगा आपको, जो तटीय क्षेत्र हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, पठारी भाग के जो दक्षिण में जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या मिलेगा, वर्ष भर गर्मी मिलती है और वर्ष भर वर्षा भी होती है, तो वहाँ पे ऐसे वन पाए जाएंगे। फिर दूसरा क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो गर्मी तो हो रही है, वर्ष भर हो रही है, लेकिन पर्णपाती यानी बारिश वर्ष भर नहीं हो रही है। तो ये कहाँ मिलेंगे, जैसे मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पे मिलेंगे आपको। फिर कटीले वन, तो कटीले वन कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है। ये इसका मतलब कहाँ मिलेगा आपको, जो राजस्थान का क्षेत्र हो गया, या फिर जहाँ पे भारत के जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, जैसे तेलंगाना का क्षेत्र हो गया और ये महाराष्ट्र का जो पूर्वी क्षेत्र हो गया, जहाँ पे वर्षा यानी कि कम होती है। फिर अब देख लेते हैं एक एक करके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के वन मिलते हैं, यानी कि इनको भी हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सदा हरित वन, 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी जहाँ पे वर्षा 300 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहाँ पे सदा हरित वन यानी कि सदाबहार वन पाए जाते हैं। यह उच्च आर्द्रता, सम तापमान यानी एक जैसा तापमान रहता है, और अल्प शुष्क ऋतु वाला प्रदेश, यानी कि शुष्क क्षेत्र, यानी कि बहुत कम समय के लिए ही वहाँ पे वर्षा नहीं होती, वरना वर्ष भर वहाँ पे वर्षा होती ही होती है। ये वन कहाँ मिलेंगे, असम के पहाड़ों और पश्चिमी घाट के वर्षा वाले ढालों पर बहुतायत में मिलते हैं। फिर अगला क्या हो गया, अर्ध सदा हरित वन। सदा हरित वनों के समीप ही मिलते हैं, यानी कि पहली मालूम पेटी ये हो गई, ठीक है। यहाँ पे कौन से वन पाए जा रहे हैं, सदा हरित यानी सदाबहार वन है, तो उसके साथ साथ जो है ये मिलेंगे आपको, कौन से वन मिलेंगे, अर्ध सदा हरित, ठीक है। वे उस प्रदेश में उगते हैं जहाँ पे वर्षा कितनी होती है, 200 से लेकर के 300 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ये कहाँ क्षेत्र हैं, जैसे पश्चिमी घाट हो गया, असम हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया, उड़ीसा, तो यहाँ पे इस तरह के वन पाए जाते हैं।
चलिए अगला प्रकार जो हमारा है वो कौन सा है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो नाम से स्पष्ट है, पेड़ों की पत्तियों, जो पेड़ होते हैं अपनी पत्तियों को क्या करते हैं, एक समय विशेष में गिरा देते हैं। जब बारिश नहीं होती है, सूखा आता है, तो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ये मानसूनी प्रदेश के विशेष प्रकार के वन हैं, इसलिए वे मानसूनी वन भी कहे जाते हैं। इनको ही क्या बोलते हैं, मानसूनी वन। 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले वर्षा प्रदेश से संबंधित हैं। ये लंबे शुष्क मौसम के कारण वे ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां क्या करते हैं, गिरा देते हैं। क्योंकि पहले शीत ऋतु आएगी, फिर ग्रीष्म ऋतु आएगी, फिर वर्षा ऋतु आएगी। तो जब ग्रीष्म ऋतु आ रही है तो पानी की कमी हो गई है पेड़ों के पास, तो पानी को बचाने के लिए पेड़ क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। फिर प्रत्येक प्रकार की जाति के वृक्षों का पतझड़ का समय जो है पृथक पृथक होता है, यानी कि हर प्रजाति के जो पेड़ होते हैं उनमें पतझड़ का जो समय होता है वो अलग अलग होता है। फलस्वरूप संपूर्ण वन किसी भी समय जो है पत्ता विहीन नहीं होता है, यानी कि ऐसा नहीं कि पूरा जंगल जो है तो वो पूरा पत्ता विहीन हो जाए, ऐसा नहीं होता है। साखू और सागौन इन वनों के सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। तो साखू वन हो गया और सागौन हो गया, ये किसके हैं, पर्णपाती वन के क्या है, उदाहरण हैं। फिर चंदन है, रोजवुड है, आबनूस है, शीशम है और महुआ आर्थिक महत्व के अन्य वृक्ष हैं। बांस भी क्या है, बहुतायत से उगते हैं। तो बांस भी क्या है, एक पर्णपाती वन है। और इस वनस्पति पेटी का विस्तार कहाँ है, दक्षिण में। ठीक है, इस पेटी का जो विस्तार है वो दक्षिण में जो है पश्चिमी घाट से लेकर के, जहाँ पे वर्षा थोड़ी कम होगी वहीं पे मिलेंगे आपको, पश्चिमी घाट से लेकर के उत्तर में शिवालिक तक है, यानी कि पूरे भारत में लगभग ये फैले हुए हैं। अब हम देख लेते हैं अगला प्रकार कौन सा है, तीसरा और अंतिम प्रकार है कटीले वन। तो जाहिर सी बात, जहाँ वर्षा कम होगी, पानी की कमी होगी, वहीं पर ही क्या मिलेंगे आपको, कटीले वन मिलेंगे। तो ये 80 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले प्रदेश में सीमित हैं। इसमें बिखरे, यानी कि कहीं कहीं पेड़ होंगे, यहाँ पर पेड़ है, फिर यहाँ पर पेड़ है, ऐसे बिखरे हुए। और बौने वृक्ष की झाड़ियाँ उगती हैं। कम वर्षा वाले प्रदेश में बबूल हो गया, कीकर हो गया, जंगली खजूर हो गया, सामान्य रूप से क्या है, मिलते हैं। फिर गुल्म झाड़ियाँ और कटीली झाड़ियाँ भी मुख्य रूप से इस प्रदेश में मिलती हैं। जहाँ बहुत कम वर्षा होती है वहीं पे ये पाए जाते हैं। इन वृक्षों और झाड़ियों में अधिकांश की जड़ें क्या होती, गहरी होती हैं। क्यों, क्योंकि पेड़ जो होते हैं अब पानी की तलाश में काफ़ी गहराई तक जो है उनकी जड़ें जो हैं फैल जाती हैं। और कांटे क्या होते हैं, लंबे होते हैं। इस प्रकार की वनस्पति जो कहाँ मिलेगी, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है और मध्य प्रदेश तथा दक्कन का क्षेत्र है, वहाँ के शुष्क भागों में, यानी जहाँ पे वर्षा नहीं होती है, बहुत कम होती है, वहाँ पे पाए जाते हैं। तो जो कांटे होते हैं वो एक प्रकार की पत्तियां ही होती हैं। अब जो आज वर्तमान समय में कांटे आपको दिख रहे होते हैं वो एक समय में क्या पहले हुआ करते थे, पत्तियां होती थी। लेकिन पानी के कमी को कम करने के लिए पत्तियां जो हैं किस में बदल गई हैं, वो कांटों के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। एक अन्य विशेष प्रकार की जो वनस्पति मिलती है वो कौन सी होती है, ज्वारीय वन। ठीक है, तो ज्वारीय वन कहाँ मिलेगा आपको, ये तटीय क्षेत्रों में मिलती हैं। जहाँ पर मीठा पानी और समुद्र का खारा पानी मिलता है, वहाँ पे जो वनस्पति उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं ज्वारीय वन, जो समुद्र के ज्वारों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में ही साधारण रूप से मिलती है। पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन के मैंग्रोव, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, बंगाल में कौन सी नदी है, यहाँ पर सुंदरवन के डेल्टा में गंगा नदी। तो गंगा नदी का मीठा पानी और समुद्र का जो खारा पानी है उसके मिलन से जो है जो पानी की परिस्थितियां बनती हैं, वहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति जो है उगती है। और यहाँ पर जो है इसका एक सुंदरी वृक्ष इस श्रेणी के सामान्य वृक्ष हैं। और इसी सुंदरी वृक्ष के नाम पर ही उस क्षेत्र का नाम क्या रखा गया है, सुंदरवन रखा गया है, क्योंकि वहाँ पे सुंदरी वृक्ष जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, यानी जो हिमालय क्षेत्र हैं, वहाँ पे किस टाइप के जो है वन पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में जो है ऊंचाई के अनुसार वनस्पति में क्या होता है, अंतर होता रहता है। यानी कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो वहाँ पे क्या है, वहाँ की जलवायु बदलती जाती है, तो जिसके प्रभाव में वहाँ के वनस्पति में भी क्या होता है, परिवर्तन आता जाता है। हिमालय के गिरिपाद का मतलब जो है फुटहिल होता है, यानी कि पर्वत के निचला हिस्सा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों से आच्छादित, यानी यहाँ पे कैसे वन पाए जाएंगे, निचले हिस्से में गर्म जो होते हैं क्षेत्र में पाए जाते हैं,
उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं वो यहाँ पे मिलेंगे आपको। फिर इस पेटी का जो सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा है? साखू। फिर इससे अधिक ऊपर चढ़ने पर उपोष्णकटिबंधीय पहाड़ी वनस्पति मिलती है। तो इसके ऊंचाई पे जाओगे तो यहाँ पे कौन से मिलेंगे आपको? उपोष्णकटिबंधीय पहाड़ी वनस्पति मिलेगी। यहाँ कौन कौन वनों में क्या होता है? सदा हरित, यानी कि हमेशा हरे रहेंगे, ये पत्तियां नहीं गिराते हैं ये। और इसका नाम क्या है? बाज भी बोलते हैं या फिर बोलते हैं ओक, इंग्लिश में भी बोलते हैं ओक। ओक हो गया। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? ओक मिलेगा, चेस्टनट मिलेगा, चीड़ मिलेगा, सिल मिलेगा। ठीक है, तो जो उपोष्णकटिबंधीय पहाड़ी वनस्पति है उसमें कौन कौन से मुख्य रूप पेड़ हैं? ओक हो गया, चेस्टनट हो गया, चीड़ हो गया, चील हो गया, ये मुख्य रूप से यहाँ पे पेड़ उगते हैं। फिर 1600 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर, तो 1600 से लेकर 3300 मीटर की ऊंचाई पर जो है संकुल वृक्ष जिसको बोलते हैं कोनीफेरस, इस टाइप के जो होते हैं ये पेड़ हो गया, तो ऐसे होते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं संकुल वृक्षों की क्या है? एक पेटी मिलती है और इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? सीडर, सिल्वर फर और देवदार। तो देवदार का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो सीडर हो गया, सिल्वर फर हो गया, देवदार हो गए, तो यहाँ पे मुख्य रूप से पाए जाते हैं। फिर इसके ऊपर यानी कि मुख्य रूप से जो आल्प्स प्रकार की अथवा उच्च पर्वतीय वनस्पति अधिकता में मिलती है, जिसमें क्या होगा? ज्यादा ऊंचाई पे क्या होती है? बारिश की कमी हो जाती है, बहुत तापमान कम हो जाता है, तो वहां पे झाड़ियां निकलती हैं, झाड़ियां हैं, गुल्म हैं और घास उगते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। फिर ये वनस्पति जो होती है मुख्य रूप से 3500 मीटर तक स्थायी सीमा तक भी कहीं कहीं तथा उनका विस्तार की ऊंचाई तक मिलती है, यानी कि 3500 मीटर की आसपास तक भी मिलती हैं, और परंतु हिमरेखा की है। यानी कि हिमरेखा क्या होती है? जो स्नो लाइन होती है, जहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, उसको बोलते हैं हिम रेखा या फिर स्नो लाइन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगी? कोई भी वनस्पति नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है? मुख्य रूप से मांस हो गया, लाइकेन हो गया, वहां पर ये इस प्रकार की जो है वनस्पति पाई जाती हैं। चलिए, तो ये रहा आज का, हमने देख लिया अपने पूरा भारत में जो मानसूनी जलवायु है, तो उसके मानसूनी जलवायु कैसे काम करती है, कैसे मानसून आता है भारत में, प्रवेश कैसे होता है, हमने ये देख लिया। और मानसूनी जलवायु के प्रभाव में किस प्रकार की वनस्पति होती है हमने वो भी देख लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपका ये, और इससे आपको डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जाम में आपको जो है इससे प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे यूपीएससी का हो या फिर अन्य कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं, तो हम देख लेते हैं क्या है। एक है जलवायु विभाजन। तो आपको हमने बताया था कि हिमालय क्या करता है? एक जलवायु का विभाजन का कार्य करता है। तो वही लिखा हुआ क्या है? जलवायु विभाजन क्या है? उच्चावच का एक प्रमुख लक्षण जो अपने दोनों ओर के भिन्न जलवायु प्रदेशों को पृथक करता है। ठीक है, फिर अगला है वृष्टि छाया क्षेत्र। क्या होता है? तो पर्वत अथवा पठार के एक ओर का वह क्षेत्र जहां नाम मात्र की वर्षा होती है। तो ये भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।